हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का आर्थिक विकास का तीसरा पार्ट देखेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीएससी, प्रोक्त परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, कीन्स का आर्थिक विकास सिद्धांत निम्न अर्थव्यवस्था के लिए है। तो किस अर्थव्यवस्था के लिए है? तो ये विकसित अर्थव्यवस्था के लिए है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कीन्स का जो सिद्धांत था उन्नत पूंजीवादी देशों से संबंधित है। यह अल्प विकसित देशों की समस्याओं का विश्लेषण नहीं करता, क्योंकि इन अर्थव्यवस्थाओं में आय स्तर नीचे होते हैं, उपभोग प्रवृत्ति बहुत ऊंची होती है और बचत लगभग नहीं के बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो है विकसित अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय कारकता के सिद्धांत को विकसित किया था। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जी मिर्डल के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर मिर्डल के अनुसार जो है आर्थिक विकास का परिणाम चक्रीय कार्यकरण प्रक्रिया होती है, जिससे जो है धनिक को अधिक लाभ होता है और जो पिछड़ जाते हैं उनके प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं। अति निर्यात प्रभाव अधिकार जमा लेते हैं और प्रसरण प्रभाव जो है परिबंधित हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये आर्थिक विकास से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीमती उर्सुला हिक्स निर्देश करती हैं कि अल्प विकसित देशों की समस्याएं उपयोग में न लाए गए साधनों के विकास से संबंध रखती हैं, भले ही उसके उपयोग भली बात ज्ञात हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में सामान्यतः महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये है बेंजामिन हिगिंस का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी की उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधनों की उचित विदोहन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यह सभी घटक जो है निष्क्रिय हैं यदि ये पास मानवीय पूंजी या जनशक्ति उपलब्ध नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में यक्ष कुशलता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यक्ष कुशलता की अवधारणा, तो ये लिबेनस्टीन के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस धारणा का जो प्रतिपादन है एच लिबेनस्टीन ने किया है। एक दी हुई टेक्नोलॉजी के साथ दी हुई लागत से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना या दिए हुए उत्पादन को न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना यक्ष कुशलता कहलाता है, और यदि अधिकतम प्राप्त व्यय उत्पादन से कम उत्पादन प्राप्त हो तो उसे यक्ष कुशलता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को डब्ल्यू रोस्टो ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो ये बांटा था 5 अवस्थाओं में। ठीक है, वो कौन कौन सी अवस्थाएं थी? पहला था पारंपरिक समाज, दूसरा था आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, तीसरा था आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा था परिपक्वता की अवस्था, पांचवा था जन उपभोग की अवस्था। ठीक है, तो डब्ल्यू रोस्टोव ने जो है आर्थिक विकास को इन 5 अवस्थाओं में बांटा था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि के मॉडल के संदर्भ में निम्न में से भिन्न विकल्प है। आर्थिक समृद्धि के मॉडल के संदर्भ में जो है एक इनमें से भिन्न है, तो कौन सा है? तो वो है स्थिरावस्था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हैरोल्ड तथा डोमर आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में निवेश की दोहरी प्राकृतिक पर बल देते हैं। डोबर अपने मॉडल में जो है पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए वास्तविक वृद्धि दर, जिसे जी से डिफाइन किया था, और अभीष्ट वृद्धि दर, जिसे जी डब्ल्यू से डिफाइन किया था, उन्होंने बताया था यह दोनों अवश्य बराबर होनी चाहिए। यदि जी और जी डब्ल्यू बराबर नहीं है तो अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैरोल्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का स्वरूप है। उत्पादन फलन का स्वरूप कैसा है?
तो ये स्थिर साधन अनुपात वाला है, ठीक है, स्थिर साधन अनुपात वाला है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेरोड के मॉडल में यह अस्थिरता इसकी आधारभूत मान्यताओं की दृढ़ता के कारण है, और उसका कारण हुआ, पहला इसका कारण था कि एक स्थिर उत्पाद फलन, इसका पहला कारण हुआ था। दूसरा कारण हुआ था एक स्थिर बचत अनुपात, तथा तीसरा कारण बना था श्रम शक्ति की एक स्थिर वृद्धि दर, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो हेरोड के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में शामिल है, ये तो सही है। डोमर के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी उत्पादन अनुपात के रूप में शामिल है, तो दोनों सेम ही दे दिया है, ठीक है। हेराल्ड के मॉडल में तकनीकी गुणांक उत्पाद पूंजी अनुपात के रूप में शामिल है, उत्पाद पूंजी नहीं है, पूंजी उत्पाद है, ठीक है। डोमर के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी श्रम, ये पूंजी श्रम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये दोनों सेम मिल रहा है तो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हेराल्ड का जो जी त्वरक है, जो पूंजी उत्पाद अनुपात है, जिसका आशय है कि आय या उत्पादन की एक उपाय को प्राप्त करने के लिए कितनी पूंजी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, यही उनका जो था हेरोड के मॉडल थे। तो यहाँ पे दोनों सेम मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम मिल रहा है तो कोई भी आप सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेरोड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त किया जाता है, तो कब प्राप्त किया जाता है? जब बचत एवं निवेश की समानता के आधार पर, ठीक है, बचत एवं निवेश की समानता के आधार पर उसको जो है प्राप्त किया जाता है। हेरोड मॉडल की मान्यता थी कि बचत विनियोग अनुपात से संबंधित है, जो यह निर्धारित करता है कि चालू उत्पादन का कितना भाग बचाया जाएगा तथा पूंजी स्टॉक में वृद्धि के लिए विनियोजित होगा। हेराल्ड के अनुसार जो है जी वह समृद्धि दर है जिससे अर्थव्यवस्था वास्तव में विकसित हो रही है, अर्थात राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि प्रदर्शित करती है। जहाँ यस का मान उन्होंने बताया था वास्तविक बचत या आय, और अनुपात का मान बताया था जी वास्तविक पूंजी आय, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय योजना की अवधारणा की वकालत अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन बॉर्डर सेटिंग किसने की थी? तो किए थे जी मॉडल ने, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर मेडल का कहना था कि आर्थिक विकास का परिणाम चक्रीय कार्यकरण प्रक्रिया होती है, जिनसे धनिकों को अधिक लाभ होता है और जो पिछड़ जाते हैं उनके प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो यही अवधारणा इसमें अब इस पुस्तक में उन्होंने दी है, ठीक है। ये पुस्तक भी याद रखिएगा, जी मेडल का है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? नहीं पूछा है, तो ये निर्धनता रेखा से नीचे वालों की संख्या, ये उसका तत्व नहीं है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट द्वारा इसका किया गया था, UNDP के द्वारा, और इससे जुड़े अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक तथा उनके अन्य सहयोगी अर्थशास्त्री थे, और उसमें AK सेन, सिंगर हंस, ये सब मुख्य थे। और उन्होंने बताया था कि ज्ञान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन निर्वाह का इसमें स्तर होता है, जिसमें ये शामिल नहीं होता है निर्धनता रेखा से नीचे वालों की संख्या। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया था? निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये नेल्सन ने दिया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनका पूरा नाम था RR नेल्सन, और इन्होंने अल्प विकसित देशों के लिए निम्न संतुलन पास का सिद्धांत विकसित किया था। उनके अनुसार जो है अल्प विकसित देशों की पहचान यह है कि वह प्रति व्यक्ति आय का ऐसा स्तर है जो निर्वाह आवश्यकताओं पर या उनके निकट पहुंचकर स्थिर हो जाता है, जिससे यह अर्थव्यवस्थाएं जो है निम्न संतुलन पास की जकड़ में फंस जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।